हाँ जी, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेल करे थे, दो सेल के टाइप करे थे। कौन कौन से थे वो? इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मैं फिगर दोबारा से नहीं बना रहा, मैं यही फिगर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ समझाने के लिए बाकी चीज़ें आपको इसके बारे में। तो इस सेल के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है। अ, एक पोटेंशियल्स पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहली जो चीज़ पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। और इसे ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई के नीचे लिखा जाता है मेटल एन प्लस ई एम एन प्लस एम। अब इसका क्या मतलब है? ई के सबस्क्रिप्ट में जो मैंने एन प्लस एम लिखा है, इसका मतलब है जैसे मान लो जिंक का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, जिंक इलेक्ट्रोड का, तो मैं लिखूंगा ई जेड एन पे कितना चार्ज आता है? 2+, ऐसे लाइन डालूंगा जेड एन। ठीक है। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब। अब ये ऐसे क्यों लिखा गया है? आप सोचोगे कि जिंक तो उल्टा हो रहा है, जेड एन से जेड एन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। बाय द वे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जो था वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या था सेल रिप्रेजेंटेशन? जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2+ aqueous एंड फिर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं एंड कॉपर 2+ aqueous is being converted into copper solid. This is the cell representation for this particular cell. Now, what is electrode potential? तो इसको रिप्रेजेंट करने का साइन तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। ई के सबस्क्रिप्ट में एम एन प्लस का मतलब है मेटल कैटायन, लाइन डालोगे स्ट्रेट, एम यानी सॉलिड मेटल। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and the electrolyte. Electrode and the electrolyte. तो बेसिकली जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड डाल रही है, जिंक की इलेक्ट्रोड और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट जो टैंक के अंदर है, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा। अब एक चीज और होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसके लिए सिंबल के ऊपर ऐसे नॉट लगा दिया जाता है। ई के ऊपर सिंबल वही रहता है पूरा, बस उसके ऊपर नॉट लगा दिया जाता है, एम एन प्लस एम। तो अब स्टैंडर्ड वर्ड कब इस्तेमाल किया जाएगा? स्टैंडर्ड वर्ड तब इस्तेमाल किया जाएगा तो कि जब इसके अंदर जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व है या बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है, 1 मोल पर लीटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, ये जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर। या जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है बेसिकली। ठीक है। तो इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the concentration
of all the species involved is unity मतलब 1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोल पर लीटर है या 1 मोलर है, व्हाटएवर, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमारी जिंक और कॉपर, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लिख के दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद एक चीज समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के दिखाऊंगा मैं, और स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं हम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक को लिखा जाएगा Zn2 प्लस, लाइन डालेंगे जिंक, ठीक है, Zn2 प्लस Zn, इसकी वैल्यू होती है 0.71 वोल्ट नेगेटिव में। सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट नहीं करते, याद कर लेती है, मतलब याद भी नहीं करनी होती है, आपको दी जाएंगी बेसिकली गिवन वैल्यूज होती है, ठीक है। मुझे ऐसे याद हैं 2-3 तो बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ। कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और ये पॉजिटिव में होती है, तो कुछ वैल्यू नेगेटिव में होती है, कुछ पॉजिटिव में होती है, अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वैल्यूज का मतलब क्या है, ये बताने से पहले एक चीज आप नोटिस करिए जरा ध्यान से, यहाँ पर जिंक जो है, इसको देखो, ये जो हमने ये बनाया है सेल रिप्रेजेंटेशन जो बनाया है, सेल रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या हो रहा है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस, ठीक है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, Zn2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, है ना, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? कॉपर का तो सही लिखा है मैंने, कॉपर इज कन्वर्टिंग इन, कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और मैंने जब मैंने पोटेंशियल लिखा तो वहां पे भी मैंने रिडक्शन ही दिखाया, कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, तो जिंक को उल्टा क्यों दिखाया? जिंक का हालांकि ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते टाइम, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैं ई नॉट की वैल्यू लिख रहा हूँ जिंक की, तो मैं रिडक्शन क्यों दिखा रहा हूँ जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो उसके लिए रीजन ये है कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया है, ठीक है, हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया है। हाँ जी, तो हमने ये रिवर्स में क्यों लिया है, मतलब रिडक्शन क्यों लिया है कि IUPAC कन्वेंशन के लिए, हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखो क्या है, इस केस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो, लेकिन जिंक को अगर किसी और मेटल के साथ लगाओगे जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के साथ आपने लिया, एल्यूमिनियम लिया एक इलेक्ट्रोड और एक लिया जिंक, तो उसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन होगा, तो फिर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो है ही, साथ में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हर मेटल के या हर स्पीशीज के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल हो सकते हैं, तो दोनों को यूज करना या फिर कोई कहीं पे यूज करना कोई कहीं पे यूज करना कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो मेटल्स को आप रैंक नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, तो IUPAC ने एक रूल बना दिया कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे हर चीज का, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रही हो या वो रिड्यूस हो रही हो। तो जैसे इस केस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो ई नॉट की वैल्यू होंगी ना, बेसिकली ये जो ई नॉट की वैल्यू होगी ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC convention, standard reduction potentials are used as standard electrode potentials, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो उसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, या मैं और इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो वो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है। हाँ जी बताओ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे यूज होता
कहाँ पे यूज होता है? ये बताने में कि कौन सी स्पीशीज किसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकती है, ये बताने में यूज होता है। अभी बताऊंगा किस तरीके से, अभी इसके एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अब हायर, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उतना ही इजीली वो चीज रिड्यूस हो सकती है। किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल जितना हायर होता है वो उतना इजीली रिड्यूस हो सकती है। जैसे हमारे जिंक और कॉपर में से कौन सा पोटेंशियल हायर है? ये है -0.71, ये है +0.34। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू इज हायर देन नेगेटिव, तो इसका मतलब कॉपर मोर इजीली रिड्यूस हो सकता है। तो जितना ज्यादा किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ही इजीली वो चीज रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिखेंगे हम, higher the reduction potential या हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं हम हमेशा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये ई नॉट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, easier the reduction, easier the reduction। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग, उतनी ही आसानी से वो चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। ठीक है, और इजियर रिडक्शन का मतलब वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर कोई चीज इजीली रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी या रिड्यूसिंग एजेंट होगी? हाँ जी बताओ सर भाई। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। दस इट विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसी लाइन को उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? मतलब अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है तो इसका मतलब उसका क्या हो सकता है? इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये लाइन को उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर लोअर है ये चीज, इसको हम लोअर कर देते हैं, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इजियर द ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग। Electron losing will be easy for something that has lower standard reduction, and thus it will be a better what? Which agent? Reducing agent। ठीक है ना, तो ये टर्म्स याद रखना। हायर ई नॉट means it's the better reducing agent, and thus it will be a better oxidizing, it will get reduced easily and thus it will be a better oxidizing agent. Similarly, lower e naught means better reducing agent, lower e naught means better reducing agent। ठीक है, higher e naught means better oxidizing agent। मैं ये वर्ड हटा देता हूँ। तो ऊपर वाले में ऐसे इसको ना हमने एक एक्रोनिम बना दिया ऐसे याद रखने के लिए, बहुत अच्छा। एक एक्रोनिम बना दिया, हायर ई नॉट, तो हम इसे लिख देते हैं हायर ई नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका हायर ई नॉट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका लोअर ई नॉट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद करने के लिए ना थोड़ा आसान हो जाता है। तुम लीरा एक वर्ड याद कर लो ये, ठीक है, लेरा लीरा वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, याद कर लो। तो लीरा से या तुम्हें याद रहेगा लोअर ई नॉट वैल्यू जिसकी होगी वो रिड्यूसिंग, आर ए मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये ना जब सोचते हैं ना जिस टाइम पे एग्जाम पे करने टाइम, तो ये सोचने में उल्टा पुल्टा हो जाता है कई बार। ठीक है, कि आप सोचोगे रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, फिर उल्टा कन्वर्ट करोगे तो एग्जाम में जब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो याद रखने के लिए एक इजी वर्ड एक्रोनिम याद कर लो, लीरा, लोअर ई नॉट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ई नॉट कम होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और देखो इसमें क्या आंसर आएगा। ट्राई करो इसे क्वेश्चन को पहले अपने आप।
अब मैं बता देता हूँ आपको आंसर क्या होगा। देखो इसके अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन 2। तो इसमें पोटेशियम दे रखा है सबसे पहले, इन्होंने ना ई नॉट लिखने की जगह उसको सिर्फ पोटेशियम स्लैश पोटेशियम प्लस स्लैश पोटेशियम लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअली वैल्यूज क्या है, ई नॉट पोटेशियम प्लस पोटेशियम, एक्चुअल में यही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा है, बट प्रेफरेबली ई नॉट के साथ ही लिखना। तो ये -2.93 वोल्ट दे रखा है। अच्छा मैं वो, हाँ वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल है तो वोल्ट में आएंगे, ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए। मैंने मेंशन नहीं की थी ये चीज़, बट इतना पता ही होना चाहिए आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर किया जाता है, तो वही है। और ये 0.80 दे रखा था। तो मैं सीधा अच्छा बुक से ही देख के चलो अरेंज कर देता हूँ इसका मैं आंसर। तो सबसे कम आपको दिख रहा है पोटेशियम का, ठीक है 2.93। तो उन्होंने किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो हाईएस्ट आपका पोटेशियम होगा, तो हम पोटेशियम को लास्ट में लिखेंगे। तो लोएस्ट कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे कम किसका होगा, जो सबसे हाई वैल्यू है। सिल्वर की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है आपको, तो सिल्वर विल बी द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लोएस्ट विल बी सिल्वर, यानी Ag प्लस Ag विल बी लोएस्ट। फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आई मीन उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर मर्क्यूरी है, तो उसके उससे ग्रेटर आएगा मर्क्यूरी, 0.79 वैल्यू दे रखी है उसकी। ठीक है, Hg2 प्लस Hg। उससे लोअर वैल्यू आपको दे रखी है 0.74 नेगेटिव में क्रोमियम की, तो Cr3 प्लस Cr। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना बीच में, ये स्लैंट बनाओ या वर्टिकल बनाओ, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मैग्नीशियम, एंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, पोटेशियम। इसको तुम चाहो तो अपने जो 10th में तुमने पढ़ा था उससे कोरिलेट कर सकते हो। जो 10th में हमने पढ़ा था ना, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतने ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं। देखो सोडियम पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होते थे ना, तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब ये कैसे डिटरमाइन हुए थे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, कहाँ से हम लाए ये वैल्यूज, कैसे पता लगी मेटल्स की, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले एक चीज और बतानी है आपको, तो वो बता देता हूँ पहले। आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सर ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, या बेसिक उसका मतलब क्या था, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड या एनोड, और उसका इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली कॉपर की इलेक्ट्रोड और कॉपर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन सर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को, यानी जिंक और कॉपर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं ये वोल्ट मीटर लगाकर, तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, किसी को कुछ डाउट पूछ रहा था कोई अभी? सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्वेश्चन ये है जो आपने दिखाया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर अगर आते हैं तो। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, या मतलब क्या है, इज defined as the potential difference between the two electrodes। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखनी है और इसमें, इट मस्ट बी पॉजिटिव, यानी इसका जो आंसर, इसकी जो वैल्यू निकलनी चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ सेल टू बी feasible।
यानी वो सेल्फ फीजिबल का मतलब वो करंट प्रोड्यूस तभी करेगा वो सेल, एक पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब जरा सोच के बताओ, बहुत सिंपल है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो किसकी वैल्यू हायर होनी चाहिए पोटेंशियल की? पोटेंशियल वैल्यू किसकी हायर होनी चाहिए, कैथोड की या एनोड की? रिडक्शन जिस पे हो रहा है, अभी बताया मैंने, सर एन। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसका रिडक्शन होगा। जिस भी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है उसका हायर उसका रिडक्शन होगा। तो जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो हायर ही पोटेंशियल होगा ना उसका, तभी तो उसका रिडक्शन हो पा रहा है। क्योंकि ये वैल्यूज जो होती है, नॉट वैल्यूज, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं। तो जिस भी चीज का रिडक्शन हो रहा है उसकी ई नॉट वैल्यू हायर होगी ऑटोमेटिकली। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे जो भी मेटल होगा उसकी वैल्यू हायर होगी कि नहीं होगी? समझ में आई बात? जिस रिडक्शन होता ही उस चीज का है जिसकी वैल्यू हायर होती है, ठीक है। तो अगर मुझे ई नॉट सेल पॉजिटिव चाहिए तो मुझे कैथोड माइनस एनोड करना चाहिए या एनोड माइनस कैथोड करना चाहिए? हाँ जी, बताओ कोई जल्दी से। कैथोड माइनस एनोड करूं या एनोड माइनस, किसकी वैल्यू हायर होगी? मैं दोबारा से बताता हूं अगर समझ में नहीं आया। देखो, जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है उसी चीज का ई नॉट हायर होगा, क्योंकि ई नॉट हायर होने की वजह से ही तो रिडक्शन होता है ना। जिसका ई नॉट हाई होता है उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है ई नॉट। तो ई नॉट जिसका हाई होता है उसका रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड की ई नॉट वैल्यू हायर होनी चाहिए, सिंपल। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करेंगे हम इसके अंदर। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड किया जाएगा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम अपना सेल ले सकते हैं। हमारा सेल जो था जिसमें क्या था, जिंक और कॉपर था, ठीक है। तो ई नॉट सेल अगर हमें निकालना है अपने सेल का, तो जिंक और कॉपर, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर की वैल्यू पहले आएगी, Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn, ठीक है। ये मैंने बता दिया। चाहे किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, जो ई नॉट के सबस्क्रिप्ट में दिखाते हैं हम, वो हमेशा रिडक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ई नॉट के सब ई नॉट वैल्यूज जो होती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं। तो इनके सबस्क्रिप्ट में जो दिखाओगे तुम, वो रिडक्शन ही दिखाओगे, चाहे उस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। अब इनकी वैल्यूज क्या थी? कॉपर की वैल्यू थी 0.34 और इसकी वैल्यू थी 0.71, लेकिन नेगेटिव में थी वो वैल्यू, नेगेटिव 0.71, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आंसर? 5731। इसमें ना मुझे एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने एक वैल्यू शायद गलत ले ली है। एनीवेज 1.15 वोल्ट आ रहा है, जिंक की वैल्यू शायद मैंने गलत ले ली है। आई विल चेक इन द बुक, एक मिनट। मतलब वो वैल्यू दी जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बाय द वे, अगर गलत भी ले लिए डजंट मैटर, और आई विल स्टिल चेक। 76 होती है, सॉरी 71 ले ली मैंने गलती से। जिंक की वैल्यू 76 होती है, 0.76। But again, you don't have to memorize this. 1.1 वोल्ट आएगी, 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो ये सेल पोटेंशियल आएगा, इसे यहाँ भी ठीक कर देता हूँ। That's it. तो ये था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब मुझे ये डिटरमाइन करना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं ये कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। हाउ डिड वी डिटरमाइन दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ डू वी नो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है? तो देखिए, इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, विच इज कॉल्ड अ टॉपिक, एक और पढ़ना पड़ेगा जिससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे SHE भी बोला जाता है शॉर्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एनालॉजी देता हूँ आपको इसके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है। तो जैसे आपने सबने, मैंने 11th क्लास में ही पढ़ाया था और आप सबने सुना ही होगा कि स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम क्या होता है। अब हालांकि ये चेंज हो गया बाय द वे 2018 से शायद, बट स्टाइल मान लेते हैं हम पुराना सिस्टम अगर चल रहा है। स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम क्या है, व्हाट इज 1 kg, जिसे हम बोलते हैं द बिग के बेसिकली। तो क्या है वो, एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है फ्रांस के अंदर एक लेबोरेटरी में, जिसका वेट स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, और पूरी दुनिया के जो वेट होते हैं बेसिकली वो इस सिलेंडर से ही डिटरमाइन होते हैं। प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है बेसिकली ये। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड 1 kg है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक रेफरेंस है, 1 kg के लिए रेफरेंस है। पूरी दुनिया में जितने भी वेट बनाए जाते थे 2018 से पहले, अभी भी इसी से बनाए जाते हैं बाय द वे। पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए ये सिस्टम अब चेंज हो गया है। 1 kg अब इस सिलेंडर से डिटरमाइन नहीं किया जाता। अब वी हैव अ मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड राइट नाउ, वी विल नॉट गेट इनटू दैट फॉर नाउ। बट मान लें अगर नॉर्मल लाइफ में अभी भी यही सिस्टम चल रहा है, तो ये रेफरेंस है बेसिकली। ठीक है, तो इसी को यूज करके हमने क्या करा, सारे पोटेंशियल डिटरमाइन किए। अब इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने पोटेंशियल पे। तो हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाई, जिसे कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनाई उस पर अभी आता हूं मैं। और उसके पोटेंशियल को मान लिया हमने 0। ठीक है, तो इट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज व्हाट, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily chosen as 0। as 0 to determine the potential of other materials या अदर स्पीशीज लिख देते हैं कि मटेरियल बिकम्स वेरी स्पेसिफिक वर्ड। एनीवेज, तो अदर स्पीशीज के इलेक्ट्रोड को अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने ये सेल बनाया था, अभी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, है ना। ये वोल्ट मीटर लगाकर हम इजीली बता सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी सेल पोटेंशियल निकालना, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना इजी है, ये किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, है ना। जैसे जिंक की रॉड और जिंक का सोल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर ये तो लगा दिया तुमने वोल्ट मीटर इसके अंदर ऊपर कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, यहाँ वोल्ट मीटर लगाना पॉसिबल है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो कैलकुलेट भी नहीं की जा सकती वो चीज। तो इसीलिए हमने एक सिस्टम, हमने तरीका ये निकाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तरीका। ठीक है, तो क्या करा इसके अंदर हमने बेसिकली, हमने एक इलेक्ट्रोड को ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि अब हम सेल बनाएंगे यहाँ पे अगर, तो सेल के एक साइड पे लगा देंगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब वो कैसी दिखती है उसमें मैं अभी आऊंगा। और यहाँ पे एक अननोन इलेक्ट्रोड लगा देंगे। यहाँ पे लगा दी तुमने एक अननोन इलेक्ट्रोड, जिसका तुमको पोटेंशियल निकालना है।
और यहाँ पे लगा दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ठीक है जी, कैसी दिखती है उस पर बाद में आएंगे, अभी मैं इसे नॉर्मल बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो निकल कर आया E नॉट सेल, क्या फॉर्मूला होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तुम क्या करो, एनोड की जगह पे ले रहे हो हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी निकल कर आया, इन दोनों के वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट आई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती हैं बाय द वे। और कैथोड की जगह तुम रख रहे हो अननोन इलेक्ट्रोड में, ऐसे UE लिख देता हूँ, अननोन इलेक्ट्रोड को मैं लिख देता हूँ UE। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड E नॉट जो है तुम्हारा कैथोड की जगह है अननोन इलेक्ट्रोड UE, और एनोड की जगह पे जो पोटेंशियल है वो है तुम्हारा SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तुम्हारी यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मान लिया तुमने 0। ठीक है, और अननोन इलेक्ट्रोड UE जो है तुम्हारी, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर तुमने इसको 0 ले लिया। अगर तुमने इसको 0 ले लिया तो तुम्हारी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल गया कि नहीं मिल गया यहाँ पे तुम्हें, 1.25 वोल्ट। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर, ठीक है, वो वैल्यू ही तुम्हारा आंसर हो जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम एक इलेक्ट्रोड को 0 चूज कर लें तो जो डिफरेंस आएगा वो दूसरी इलेक्ट्रोड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन। अब इस अननोन इलेक्ट्रोड की जगह कुछ भी लगा सकते हैं एक साइड पे एनोड की जगह, एज लॉन्ग एज हम SHE लगा दें। अगर मान लो ये पोटेंशियल नेगेटिव में -0.72 निकला तो तुम्हारा आंसर -0.72 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं इफ वी चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड एज 0, एंड दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? अब मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको बुक में से दिखा देता हूँ ये चीज। ठीक है, बना भी लेंगे हम इसको। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं इसे एक्सप्लेन करके बनाता भी हूँ, अभी साइड में देखिए। So this is your standard hydrogen electrode. So what is it basically? सर जी, सर जो E नॉट सेल होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना? हमें वो पॉजिटिव होगा जब सेल, अगर हमें सेल से करंट प्रोड्यूस कराना है तो ऐसा सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, पोटेंशियल तो दे देगा ना नेगेटिव। मतलब अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसका मतलब उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एट दैट टाइम। ठीक है, यानी वो सेल काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? ओके